नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट पेश किया जाएगा वो इस बार काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि पिछले आर्थिक वर्ष की अगर बात करें यानी जो अभी चल रहा है उसमें कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, जिसका असर लगभग हर एक के जेब पर पड़ा है। तो इस बार के बजट से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, जिसमें पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। उन सभी से बात करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सेशन के पहले ही दिन यानी बजट सत्र के पहले दिन उन्होंने कहा था कि पिछले एक साल में कई बार जो है बजट देश में दिया गया है। यानी आपको पता होगा कि कितनी बार कोविड के समय नए नए ऐलान किए गए थे। तो इस बार के बजट में लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि कोविड का असर पड़ा है, जॉब्स पर पड़ा है, लोगों की जेब पर पड़ा है। तो लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आज हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत युवाओं से करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो जॉब्स का मुद्दा है, क्योंकि फ़िलहाल बेरोज़गारी को लेकर चर्चा सभी जगहों पर है। तो युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम करिश्मा गुप्ता है, मेरा TY BMS लास्ट ईयर है और अभी तो स्टडी चालू है। स्टडी चल रही है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? थर्ड ईयर में हैं, इसके बाद यानी लगभग मार्च अप्रैल में जब खत्म हो जाएगा या जॉब या आगे की पढ़ाई के लिए जब सोचेंगे, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको लग रहा है कि अभी है, और क्या कुछ होना चाहिए यूथ के लिए? अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो लग रहा है हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाए, हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करें तो हम लोग को जॉब मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जॉब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो हम लोग को आगे जाके तो प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। तो जब तक ये सिचुएशन पे कुछ होएगा नहीं तो हम कुछ तो आप चाहते हैं कि जॉब्स को लेकर कुछ चीज़ें या कुछ कदम उठाए जाएं इस बजट में? हाँ, होना चाहिए इसमें चेंजेस। बिल्कुल। तो एक बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा, पूरे चुनाव की बात कर लें उसके बाद भी कर लें, लेकिन कोविड का जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, कई सारे सर्वे भी सामने आए थे जिसमें पता चला था कि लोगों के पैसे डिडक्शन जो है ज़्यादा हुए हैं। करीबन 17% लोगों के पास, हाल ही में एक प्रजा फाउंडेशन के सर्वे में पता चला था कि 17% लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ऐसे में जो रोज़गार है उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐलान किया जाता है? इस पर युवाओं की नज़र होगी। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, बतौर सीनियर सिटीज़न आपने कई सारे बजट देखे होंगे इतने समय में, लेकिन कोविड के बाद का ये जो बजट है, एज अ सीनियर सिटीज़न एंड एज अ सिटीज़न आप क्या उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं इस बजट से? मैं करीबन 30-35 साल सरकार की नौकरी में ही था, जहाज़ बनाते थे नेवी के लिए वगैरह। मगर ये ऐसे उम्मीद हमेशा रहता था कि यार मैं रिटायर होने के बाद में भी मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिलेगा, जिससे मुझे इंटरेस्ट से मैं थोड़ा आराम करूँ ये वगैरह। मगर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट हर जगह पे इंटरेस्ट कम किया जा रहा है, SCSS हो, MIS हो, जो भी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने जहाँ पे 8.5-9% था वहाँ से 6 पे आ गया है। तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ सीनियर सिटीजन टू सर्वाइव इन दैट अमाउंट। एंड EPS का जो पेंशन जो था, इट इज़ 30-35 ईयर्स हमने EPS में पेंशन के लिए पैसा भरने के बावजूद हमें सिर्फ 4,000 भी रुपया नहीं मिल रहा है। वो भी 4,000 इसलिए मुझे है क्योंकि मैंने 60 एट द एज ऑफ 60 ऑप्ट किया। मैं जो मैक्सिमम लोग 58 में जो ऑप्ट किया उसको 3,000 भी नहीं आता है। और आप समझ सकते हैं कि उस 3,000 या 4,000 से आदमी क्या कर सकता है। बिल्कुल, ही विल कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो महंगाई का ज़माना है, और ऐसे में अगर सीनियर सिटीज़न जो प्लान कर चुके हैं उन्हें भी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। हर किसी की अपनी अपनी उम्मीद है। अब हम बिज़नेस की तरफ जाते हैं। आपको बता दें कि ज़रा आप पहले आप अपना नाम बता दें और आप क्या बिज़नेस करते हैं वो बताएं। मैं अर्चित शर्मा नाम है मेरा। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ और रियल एस्टेट में भी हूँ। अगर पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें अर्चित जी, तो कोविड का सबसे ज़्यादा असर इसी इंडस्ट्री पर पड़ा है। जॉब लॉसेस की बात करें या अभी भी जो है उभर नहीं पाया है जिस तरह से उभरना चाहिए। तो एज अ बिजनेसमैन आप क्या उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं इस बजट से? किस तरह से राहत मिले, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर, पहले तो टूरिज़्म फैक्टर में बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी पूरे एक साल से अपन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी इस इंडस्ट्री। उसमें होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, अर्बन एरिया के भी, रूरल एरिया के भी। तो मेरा फ़िलहाल अर्बन में एक डाइन इन रेस्टोरेंट है, तो उसमें हम लोग का मार्च में 2020 में चालू हो गया था, मतलब ओपनिंग के लिए रेडी हो गया था, लेकिन पूरे साल बंद हो गया।
स्टाफ को हमको देना पड़ा, अपने सारे जो लाइबिलिटीज़ थे वो चलते गए। तो उस दौरान हम लोग को काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई में फेस करते हुए। जी, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट से कि किस तरह से, क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्री की यही कहानी है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? निर्मला सीतारमण जब इसके ऊपर चर्चा करेंगी तो क्या आप चाहते हैं कि किया जाए उनकी ओर से? इसका तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। एक सर दूसरा एक सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी है या जिस तरह से पहले लोग आते थे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने, होटल में आने, ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो स्पेंडिंग जो पैसा होता था जितना वो खर्च कर पाते थे वो ताकत कम हो रही है। क्या ये बात आप मानते हैं और आप चाहते हैं कि आम आदमी भी जो है उसका स्पेंडिंग पावर बढ़ सके? स्पेंडिंग कैपेसिटी डेफिनेटली कम हुई है एंड आई वुड ऑब्वियसली होप कि जो आम आदमी है, जो एक्चुअली यूज़र्स, एंड यूज़र्स, इसमें उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़े, टूरिज़्म फैक्टर में घूमें या रेस्टोरेंट्स में जाएं, क्योंकि पूरे साल वैसे ही नहीं था और अभी भी जो डाइन इन की आउटपुट है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है, हाइजीन का डर है, थोड़ा सा अभी भी लोगों में कोरोना का डर है जिसके कारण लोग अभी भी नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें, स्पेंडिंग कैपेसिटी इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर जिसके कारण नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो यानी जो जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने, तब तक लोग होटल में जाएंगे नहीं, रेस्टोरेंट पे जाएंगे नहीं, या उस तरह से खर्च नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले करते थे। और कोविड का वो असर देखने मिला है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत अगर मिले या उनके पास ज़्यादा पैसे आएँ, अब ये पैसे ज़्यादा तब आएंगे जब टैक्सेस में कुछ उन्हें छूट मिले, तब जो पैसा जो सरकार के पास पहले जितना जाता था उससे जब कम होगा तभी जो है उन्हें फ़ायदा होगा। अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी आपने इन्हें हमारे चैनल पर भी देखा होगा कई बार। सर, लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। अगर लोगों को पैसा देना होगा तो सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है। किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? हमने युवाओं को सुना, बिजनेसमैन को सुना, सीनियर सिटीज़न को सुना, हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं इस बजट से। आपको लगता है सरकार वो उस तरह के बजट दे पाएगी? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने पहले ही एक टैगलाइन दे दिया है, एक एक्सपेक्टेशन दे दिया है कि हम 100 सालों में ऐसा बजट नहीं बना है, हम ऐसा बजट बनाएंगे। तो उम्मीद तो काफ़ी सरकार ने जगा दी है। और अगर उसने 100 साल के टारगेट दिया कि 100 साल में पहला ऐसा बजट होगा, इसका मतलब कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट करेगा। और उनकी बात सही थी कि स्पेंडिंग पावर कम हो गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जॉब लॉस हो गया है, पे कट्स हो गए हैं और मार्केट में बिजनेस के भी टर्नओवर डाउन हो गए हैं, लोग अब खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इस ऐसी दशा में सरकार ये नहीं कह सकती है कि भाई तुम पेमेंट करो, तुम पेमेंट करो। और ये सदियों से एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल रहा है कि जब कभी भी इस तरह की आपदा आती है, जो शासक वर्ग रहता है वही एक्सपेंडिचर अपना करता है। पहले लोग महल बनवा देते थे, नहरें खुदवा देते थे। सरकार इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी और हमको लगता है बिग बैंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट होने वाला है। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उन्होंने पहले लक्ष्य दिया था पिछले साल पहले, वो 2020 के कारण वो पीरियड तो थोड़ा सा 5 साल का आगे पीछे हो गया है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए सरकार के पास फिलहाल एक ही रास्ता है कि वो बिग बैंग अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करे और लोकल लेवल पे कंजम्पशन बढ़ाए। लोकल लेवल पे जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तब तक लार्ज इंटरप्राइजेज भी नहीं चलेगा। तो लोकल लेवल पे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, एमएसएमई का जो है एमएसएमई को बढ़ावा देना, और बड़े बड़े जैसे आपका रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रा है, इस तरह के आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। जहाँ तक बात है कि लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुँचे, तो एक तो ऐसे पहुँचेगा, दूसरा टैक्स सेविंग को लेकर बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंसमेंट होंगे, उसको लेकर भी। और सरकार इस बार गंभीर है क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड है कि आप एटीसी की लिमिट 1.5 लाख क्यों रखे हुए हो, आपने जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 क्यों रखे हुए हो। तो ये बहुत सारी डिमांड है। स्वास्थ्य पे बहुत खर्चा हो गया तो एटीडी की लिमिट बढ़ाओ, एटीडीडी की लिमिट बढ़ाओ। हमें नौकरी देने की जो है नई नौकरियों के लिए बोल रहे हैं आप नौकरी दो, तो आपने जो छूट आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन का दिया था उसको एक्सटेंड करो। बहुत सारे जो रिलीफ आपने कोरोना टाइम में अनाउंसमेंट किए थे, कोरोना के बाद भी वो रिलीफ चाहिए क्योंकि तुरंत हम नहीं खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिन होता है ना पोस्ट केयर ट्रीटमेंट, तो उस पोस्ट केयर ट्रीटमेंट में भी आप वो सारे रिलीफ एक्सटेंड करो। तो ये बिल्कुल। सर, शेयर मार्केट इसे किस तरह से देख रहा है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम रह रहे हैं। एक तरफ कोविड और जॉब लॉस की बात करते हैं और ठीक उसी समय जो शेयर मार्केट है वो 50,000 के पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। तो दो काफ़ी अलग चीज़ें हैं। शेयर मार्केट आपको किस तरह से लग रहा है कि रिएक्ट कर सकता है? देखिए, शेयर मार्केट तो एक चीज़ हमको कोरोना काल में एक चीज़ समझ में आ गया कि शेयर मार्केट सेंटिमेंट पे ज़्यादा चलता है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब पूरे 9 महीने में कोई इंडस्ट्रियल ट्रांजेक्शन, प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन, फिर भी
शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो शेयर मार्केट बेसिकली सेंटिमेंट पे ज़्यादा चलता है, इसलिए शेयर मार्केट को हम ये बोल दें कि ये इकोनॉमिक का रियल पैमाना है तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन शेयर मार्केट का एक्सपेक्टेशन हमेशा बजट से रहता है, और जो शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो टैक्सेशन है, जैसे LTCG के जो राहत की उम्मीद है उनको, दूसरा जो उन्होंने लास्ट ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उन्होंने अबॉलिश किया, वो ख़त्म किया, लेकिन वो NRI के जो इन हैंड टैक्स इफेक्ट पड़ता है और जो रेसिडेंट इंडियन का जो टैक्स इफेक्ट इन हैंड पड़ता है, दोनों में अंतर है। तो शेयर मार्केट को उम्मीद है कि ये जो डिस्पैरिटी है वो सिमिलैरिटी में आए और हमारा जो NRI है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ हो गई है कि बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन और ये रिस्ट्रिक्शंस, बहुत से लोग इंडिया में आके अटक गए और नहीं जा पाए। तो बहुत से लोग अपना NRI स्टेटस मेंटेन करते हैं और लेस देन 180 डेज इंडिया में रहते हैं। बट जिस तरह से फ्लाइट्स में बंदी से लगी तो उनका मोर देन 180 डेज स्टे हो गया, तो उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट या बहुत सारी इनकम जो है ग्लोबली जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो गई। तो एक छूट सबको ये रहेगी कि भाई इस पीरियड को आप न काउंट करें। तो ये सारी शेयर मार्केट को उम्मीद है। दूसरा, 2020 एक पीरियड है, लॉस ईयर है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज का जो 8 साल का एक ब्रैकेट है, वो लोग चाहेंगे कि उसमें 2020 को न गिना जाए। तो कंपनियों के पास भी जो है पैसा आएगा तो ही जो शेयर की प्राइसेज बढ़ेंगे, उसका नेटवर्थ बढ़ेगा। जो टैक्स का एक 15% का मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम है, वो लोग चाहेंगे कि सबके लिए बढ़े। तो शेयर मार्केट चाहेगा ही चाहेगा कि शेयर से रिलेटेड टैक्सिंग प्रोविजन ईज हो ही हो, इंडिविजुअल के हाथ में भी पैसा है, क्योंकि मार्केट में 2-3 सेगमेंट ही इन्वेस्ट करता है। DII करता है, FII और FPI करता है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर करते हैं। तो FII और DII FPI के लिए तो प्रोविज़न बनते हैं, लेकिन वो चाहेगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में भी कैश फ्लो है, वो कैसे आएगा? टैक्स सेविंग से आएगा, ATC के अनाउंसमेंट से आएगा, सैलरी वालों के हाथ में जो सेविंग आएगी। तो आम आदमी के हाथ में पैसा, इसके लिए भी वो शेयर मार्केट चाहेगा कि उसके लिए भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हों। बिल्कुल, तो आम आदमी के हाथ में पैसा आना काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़े। सर, आप क्या उम्मीदें लगाए बैठ रहे हैं अगर इस पूरे बजट से बात करो ना? आपका नाम भी बता दीजिए। श्रीकांत शर्मा। ये बजट से जो सबसे अच्छी उम्मीद हम लगा सकते हैं वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ कही जाने वाली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। जो स्मॉल ट्रांसपोर्टर हैं, लॉजिस्टिक होल्डर्स कंपनियां हैं और छोटे टेम्पो ट्रक चलाने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा आहत हुआ है। एक तो डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो हिसाब से फ्रेट नहीं बढ़ रहे। दूसरा, टैक्सेशन RTO के इतने ज़्यादा हैं, RTO के टैक्सेशन में कुछ छूट दी है सरकार ने, लेकिन वो छूट काफ़ी नहीं है। NBFC और बैंकिंग फाइनेंस में जो रिकवरी का शेड्यूल 6 मंथ्स के लिए रोका था, तो आफ्टर 6 मंथ्स इमीडिएटली इनकम आना शुरू नहीं होता, उसको कम से कम 3-4 महीने के लिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे वो अपने आप को संभाल सकें। आज कोई भी गाड़ी ख़राब होती है, 2 महीने बाद स्टार्ट करो तो उसमें बिना कुछ काम के 20% एक्सपेंसेज होते हैं, बैटरी, स्टार्टर, ये सब। तो इसको ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी सबसे ज़्यादा इसमें ही काम करते हैं। ड्राइवर है, हेल्पर है और बहुत सारे मैकेनिक हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, नहीं तो इकोनॉमी का आगे चलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो उम्मीदें हर सेक्टर को है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर लें, छात्रों की बात कर लें, रेस्टोरेंट ओनर्स की बात कर लें, बाकी लोगों की बात करें। अब हम पब्लिक पॉलिसी की भी बात करते हैं। सर, आप करीबन 15 साल तक पार्षद रहे हैं, आप किस तरह से लगता है आपको कि क्या कोई पब्लिक पॉलिसी भी इसमें लाया जाएगा या और भी कई सारी चीज़ें की जाएंगी? आप किस तरह से देखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी इंडिया में स्लम्स हैं अर्बन एरियाज़ में, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, कैलकाटा में, जहाँ भी हैं, ये स्लम्स के अंदर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम लेके आते हैं। भाई SRA स्कीम लाओ, बिल्डर्स को लाओ, बिल्डर्स बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं कि उन लोग के पास में फंड्स कहाँ से आएगा। इतना सब सर्वे करने के लिए और SRA को बनाने के लिए बहुत बड़ा फंड लगता है। ये फंड ये प्राइवेट लोग जो ब्याज पे देते हैं, ये लोग वापस चुका नहीं पाते हैं, और नहीं चुकाने के कारण वो SRA स्कीम वहीं पर ही ठप हो जाती है। तो SRA जो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास में खुद के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से फंड मुहैया करना चाहिए, जिससे कि जो SRA स्कीम ले आके उनके पास जावे तो वह उनको फंड भी देवे बनाने के लिए ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड जो भी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्लम्स में होता है। कभी टाइल टूट गई, कभी ड्रेन टूट गया, कभी पाइप टूट गया, कभी ये हो गया, वो हो गया, उसमें इतना एक्सपेंसेस होता है, करोड़ों रुपए का बजट बनाते हैं लोग।
और हर काउंसलर जो मुंबई का है वो 1 करोड़ का बजट लेके जाता है स्लम के लिए, वो सब बजट रुक जाएगा और सरकार का ही फायदा होएगा, प्लस ये लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो जो स्मार्ट सिटी की बार बार बातचीत होती है और उसके लिए एसआरए का अगर एक बड़ा रोल है तो उसमें भी किस तरह से पॉलिसीज़ को चेंज की जानी चाहिए, इसकी बात हो रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, हमने हर किसी की उम्मीद सुनी है, हर कोई चाहता है कि ये किया जाए, कोई कहीं दूसरी तरफ छूट चाहता है, कोई चाहता है कि जो टैक्सेस है उसमें छूट मिले, लेकिन सरकार किस तरह से चलेगी? क्योंकि सरकार की तिजोरी पर भी पिछले 1 साल में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि लोगों को इतनी छूट दे सके? क्या उनके तिजोरी में भी पैसे की तो ज़रूरत उनको भी है, देश चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत तो उनको भी है? देखिए, शाही खजाने का वक्त निकल गया। अगर राजा ये बोले कि हमारे खजाना कैसे भरेगा, अभी जो है राजकोष का टाइम नहीं है, पब्लिक के कोष में पैसा आना चाहिए। पब्लिक के कोष में पैसा आएगा तो साइकिल घूम के राजकोष में आएगा। तो ये प्रजा कोष वर्सेस राजकोष की लड़ाई है। अगर हम ऐसा बोले कि नहीं राजकोष में ही खाली पैसा आए, प्रजा कोष में ना आए, तो दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि राजकोष में कहाँ से पैसा है, आप सर्विस बढ़ाओ और पैसा ले लो। आज हम मुंबई में रहते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हमें वो इंटरनेशनल सिटी की एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती है। आप फैसिलिटीज़ बढ़ाओ। दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल यूएई देश है, वहाँ आप देखिए इनकम टैक्स नहीं है, फिर भी बेस्ट सिटी, एमेनिटीज़, बेस्ट लाइफ है ना वहाँ पे। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ टैक्स से ही गवर्नमेंट कमा सकती है? बहुत सारी सर्विसेज में वो इनकम कमा सकती है। दूसरा, टैक्स बेस बढ़ाए। आप टैक्स टेरर जितना क्रिएट करोगे उतना टैक्स का कलेक्शन कम होगा। आप खुशी खुशी पैसा दोगे, आपको मैं दर्द दे के आपसे पैसा लूँ, वो पैसा मुझे दर्द देगा। आप खुशी खुशी मुझे पैसा दोगे, वो पैसा मुझे खुशी देगा। आप टैक्स इम्पोज करो, लेकिन वो टैक्स देते वक्त जनता को दर्द नहीं होना चाहिए। आज वो दर्द हो रहा है जनता को टैक्स देते वक्त। क्यों? क्योंकि उस टैक्स का रिटर्न उसको वैसा नहीं मिल रहा है। तो आप खुशी खुशी पैसा मांगो, आप टैक्स का बेस बढ़ाओ। आज 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं, तो अब 8 करोड़ टैक्स पेयर करो और फ्रेंडली तरीके से लो। इसमें सरकार की विजन डॉक्यूमेंट और मिशन डॉक्यूमेंट तो बड़ा फ्रेंडली रहता है। पब्लिक भी चाहती पैसा देना, लेकिन बीच की जो मशीनरी है वो बीच की मशीनरी कोऑपरेट नहीं करती। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 31 दिसंबर की रात को पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था। वो सो कॉस्ट नोटिस सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने लाखों लोगों को भेजा है और बाद में पता चला कि वो मिनिस्ट्री से किसी ऑफिसर का इंस्ट्रक्शन था नोटिस भेजने की। क्या ज़रूरत थी? आप 31 दिसंबर के बजाय वो 2 या 3 जनवरी को भेज सकते थे। आप 31 दिसंबर के न्यू ईयर की रात में आप अगर शो कॉस्ट नोटिस और लाखों की संख्या में भेजोगे, सबका ड्राफ्टिंग एक ही डिज़ाइन का है। ये क्या बताता है कि जो मशीनरी के लोग बैठे हैं वो सरकार की मंशा के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो चाणक्य का सूत्र है कि टैक्स लो, लेकिन वो उस भौरे की तरह लो, जो वो मधुमक्खी की तरह लो जो लेता है, वैसा टैक्स का अप्रोच लाओगे, टैक्स बेस बढ़ाओगे और सर्विस देकर पैसा लोगे, तो पब्लिक भी पैसा देना चाहती है। पब्लिक ऐसा नहीं है नहीं देना चाहती, क्योंकि हमें सुविधा मिलेगी। बहुत सारे ऐसे रिच क्लास हैं जो ऑफर करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एडवांस टैक्स की स्कीम को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकती है। बोल सकती है भाई जो सक्षम लोग हैं वो पैसा दे दे और ओवर द पीरियड जो है ये आपके टैक्स में से डिडक्शन होगा। तो एडवांस कलेक्शन आप टैक्स हो जाएगा, लेकिन उसको आप क्या करिए, उसको जनहित से जोड़ के उस टैक्स को लीजिए। जैसे आपने कोरोना का एक अलग से फंड बना दिया, उसकी बजाय अगर आप ये बोलते हैं कि जो भी आपने पेमेंट दिया है ये आपके फ्यूचर के 4 साल के टैक्स डिडक्शन में एडजस्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग सामने से आकर टैक्स देते। तो सरकार को ये अप्रोच लेना पड़ेगा, फ्रेंडली अप्रोच लेना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो पॉलिसी लेवल पे, जैसे आपने पूछा पब्लिक पॉलिसी लेवल पे, 70 सालों से हमारा एक नारा था रोटी कपड़ा और मकान। और सरकार जो भी सरकारें आई हैं 70 सालों में इसी पॉलिसी पे काम किया, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन लगता है कि इस साल से सरकार को ये नारे में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। रोटी कपड़ा, स्वास्थ्य और मकान, ये 4 चीज़ होनी चाहिए। अब रोटी कपड़ा मकान के बाद इस कोरोना काल ने एक लर्निंग दी है कि स्वास्थ्य भी जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट और सरकार के टैगलाइन में आना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना अहम होगा। साथ ही साथ जिस तरह से गवर्नेंस की बात की गई है, दूसरे कई मुद्दे हैं उसे लेकर जो है लोगों ने अपनी बात की है। मुंबई की, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारी कोशिश यही है कि लोग क्या चाहते हैं इस बजट को लेकर वो आपको बताएं और समझें कि किस तरह से हर एक क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी जो है उम्मीदें इस बजट से हैं और इस पर सरकार किस तरह से काम करती है, कितने लोगों को सरकार खुश कर पाती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो सारा काम कर रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र दयालकर। हम इसे
सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर आपको देख रहे हैं आप इस वीडियो को। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो NDTV इंडिया को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप भी बताएं हमें कि आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से। अगर आप इस पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी लाइक और शेयर इसे कर सकते हैं। बेल आइकॉन दबाना और NDTV इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।